नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच सेकेंड सेट लेके आया हूँ। एडिटोरिया का बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज सेकेंड 2 लेके आया हूँ फ्रेंड्स। टोटल 60 दिन तक हम लोग सेट कराएंगे फ्रेंड्स। 60 दिन में इतना बेहतर आपका जीके हो जाएगा। टोटल 75 जीके और जीएस दोनों इसमें सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ करेंट अफेयर भी सम्मिलित होगा फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे। और जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो इसके पहले से ही सदस्यता ले चुके हैं, वो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके इस सेशन को आगे बढ़ाइए। आज देखते हैं कि आपका एडिटोरिया सेट सेकेंड में कितना सही होता है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। और जो भी बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ज़रूर कमेंट में डिटेल से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप डिटेल से एक बार लिख देते हो तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कभी एक बार डिटेल से कोई भी टॉपिक के बारे में आप लोग लिख दिया कीजिए कमेंट में जो भी पूछते हैं। इससे क्या होगा, आपका और भी ज़्यादा उस चीज़ पे पकड़ ज़्यादा बन जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेट 2 में बिहार एसएससी के सभी इंटर लेवल स्तरीय सभी साथियों के लिए आज सेट 2 का पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जनसंख्या से रिलेटेड है, जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना सेंसेक्स 2011 के बारे में जो नहीं पढ़े हैं एक बार जाके डिटेल से पढ़ लीजिएगा। वैसे हम आप सभी के लिए एक जनगणना 2011 का पूरा डिटेल एक वीडियो बना के ज़रूर लेते आएंगे। आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा, बहुत जल्द आप लोगों के बीच आ जाएगा। देखिए पहला ही जनगणना से रिलेटेड है जो कि 2011 में पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। मतलब 10 साल में जो वृद्धि होता उसका दर पूछा जा रहा है कितनी थी 2011 में। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25.4% इसका दशकीय वृद्धि दर था फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उसको वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सदस्यता हासिल कर ले। या इस चैनल पे बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेट प्रैक्टिस प्लस क्लासेस भी करवाया जाएगा। आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर ले फ्रेंड्स। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड का प्रश्न कितना अच्छा है, खूबसूरत। चलिए ये पूछा जा रहा है, एक सम्मान से पूछा जा रहा है कि रत्नेश्वर मिश्रा को निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए 2022 के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रत्नेश्वर मिश्रा जी हैं और ये जो है इसको जो मतलब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा रहा है किस भाषा में ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी आंसर करते जाइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिला भाषा में। जो भी मिथिला के साथी हैं इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। और मिथिला का ही एक बेटा का चैनल है। जो भी है फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तहन अहाँ सब जल्दी की करियो, इस चैनल के सब्सक्राइब कर लियो जे भी मिथिला के वासी छी, समझलिए। चलियो नेक्स्ट प्रश्न पर चलै छी। नेक्स्ट प्रश्न देखियो की लिखल छै कि हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है। हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है। जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जगदीप धनखड़ ने किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न लेके आए हैं आपके बीच में। और आप लोग भी साइड में कॉमेंट करते रहिए और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप लोग को ये सेशन। फोर्थ देखिए आपका पूछा जा रहा है, बजट से पूछ दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक के राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये पूछा जा रहा है जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए जल्दी आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5 तक राजकोषीय घाटा का जीडीपी का इतना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है सिर्फ 2025-26 में। ए आपका जो भी फ्रेंड्स ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कितना खर्च किया जाएगा। जल्दी आप लोग फ्रेंड्स मारिए। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन सी 60,000 रुपया भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर खर्च किया जाएगा, 60,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला है? कर्पूरी ठाकुर अपने बिहार से ही है, जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो भी एक बार जाके सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। चलिए, कर्पूरी ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो कर्पूरी ठाकुर को फ्रेंड्स भारत रत्न सम्मान मिला है। ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का थीम पूछा जा रहा है। थीम क्या है? तो आप लोग का आंसर जल्दी जल्दी करते चलिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का थीम था फ्रेंड्स। जो भी सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव वर्तमान में भारत के कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथम। आप लोग टोटल 60 सेट कराया जाएगा और 60 सेट 75 क्वेश्चन का करवाया जाएगा। आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताइए कितना प्रश्न आप लोगों के बीच हो जाएगा, और वही तो प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। बिहार एसएससी में झंडा गाड़ के आ जाइएगा फ्रेंड्स। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे के सारे क्वेश्चन को याद करते हुए निकल जाइए। हम तो बार बार सभी को कहते हैं कि एक बार जैसे चल रहा है उसको उसे देख लीजिए, फिर दोबारा उसको या तो डाउनलोड कर लीजिए या दोबारा दुगुना स्पीड डाल के यूट्यूब पे इसको एक बार देख लीजिए कि आपका रिवीजन भी अच्छे ढंग से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए कितना बेहतर प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अंतरिक्ष समझौता साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। बी होगा, जो भी बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंकी कुमारी को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। मुद्रा सभी परिसंपत्ति में सबसे तरल है। तो ये पूछा रहा है, इस मुद्रा जो है सभी परिसंपत्ति में सबसे तरल है, तो क्यों? कि आप देखिए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, सभी जगह स्वीकार है, इसीलिए मुद्रा सभी परिस्थितियों में से तरल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न आ रहा है। जो भी फ्रेंड्स नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सदस्यता हासिल कर लें, और आपको बता दें इस चैनल से जुड़ने के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आप लोगों को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? फटाक आंसर करते जाइए। तो इसको कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए सागरमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बताइए, सागरमाला परियोजना से भारत के निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह जो क्षेत्र है वो सागरमाला परियोजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? जो कृषि आय की जो गणना की जाती है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद विधि के द्वारा कृषि आय की गणना की जाती है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिचुंबकीय, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साइंस का, VVI कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स इसको सीधा रट जाइएगा या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसका चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो रट जाइएगा इसको, ऋणात्मक होती है चुंबकीय प्रकृति। जो भी बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक बताइए किसका सबसे अधिक है? तो अपवर्तनांक बताते चलिए किसका सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइसल्फाइड का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन ए जो मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डाइस होता है? बताइए, किसी चालक का जब प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है प्रतिरोध में? जल्दी जल्दी बताइए, प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ने लगता है, याद रखिएगा, बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन बी जो मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। बताइए पायरोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, लिखा हुआ है जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए उसको क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते चलिए। उसको कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। फिर से सुनिए, हिमांक बिंदु किसको कहते हैं, जिस तापमान पर तरल का जो वाष्प का दाब होता है, दबाव जो होता है ठोस के वाष्प के बराबर अगर हो जाए तो उसी को हम कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई मार लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा और रट जाइएगा इस सब क्वेश्चन को। जितना भी ट्यूटोरियल बहुत ही बेहतर प्रश्न बनाता है ट्यूटोरियल, इसीलिए बताते हैं हर एक प्रश्न को उसको रट जाइएगा। जरूर है कि एग्जाम हॉल में आप अच्छा प्रदर्शन देखिएगा। 60 को सेट होने वाला है फ्रेंड्स। आज हम दूसरे सेट पे हैं। सरल आवृत्ति गति में एक सरल लोलक के किए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। याद रखिएगा, जब बीच में रहता है लोलक तो उसका गतिज ऊर्जा अधिक रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाला लहरें होती है। कैसी लहरें होती है, जो कि तालाब के पृष्ठ पे जो जल वो जो लहर जो उठते रहता है, बताइए वो कौन सा लहर होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद कर लीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग जो तालाब के ऊपर में पानी का जो वेव होता है उसको वो अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया उसको कहा जाता है इंग्लिश में, के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलत कहा रहा है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी। तो याद रखिएगा गलत यही है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखिए क्या क्या होता है निकट दृष्टि दोष में। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या और व्यास में भी वृद्धि हो जाती है। तो इतना याद रखिएगा, सिर्फ एक एक चीज फोकस दूरी उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बाकी सब बढ़वे करता है और प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो पता है ये कैंसर के उपचार में क्या चीज़ होता है, जल्दी जल्दी मारिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइए। बैक्टीरिया से रोग आपका जो भी मारे होंगे ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही होगा। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो याद रखिएगा सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो याद रखिएगा सिनकोना का छाल से क्या बनता है, औषधि दवाई बनता है छाल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट में यीस्ट इसको कहा जाता है। ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन बताइए। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विटामिन B12 ईस्ट में विटामिन पाया जाता है। सीधा याद रखिएगा विटामिन B12 ईस्ट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, गलत पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो गलत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपसे। देखिए इसका, इनमें समसूत्रीय कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें समसूत्रीय विभाजन कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल। यूकैरियोटिक में श्वसन तंत्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें रिक्तिका उपस्थित, बिल्कुल गलत है, रिक्तिका रहता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी मारेंगे उसका बिल्कुल सही होगा। एक और देख ही लीजिए क्या लिखा हुआ है, 80S प्रकार की राइबोसोम पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखिए लिए अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। जो हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जो वसा रहती है वो किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। ऑप्शन बताइए जल्दी से आंसर। जो भी फ्रेंड्स ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। शरीर से उष्मा की क्षति करती है। तो जो भी फ्रेंड्स ए मारे होंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। जो फलों का मधुर और मीठा स्वाद किसके कारण होता है। ऑप्शन ए फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज के कारण क्या होता है, फल जो होता है वो मीठा स्वाद का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है,
निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन बताइए किसका अनिवार्य घटक है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है वो सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन डी जो हमारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है एडुटेरिया के द्वारा। जो भी फ्रेंड्स ए मारे होंगे, आम जो है ये सत्य फल है, बाकी सबके सल ये भी असत्य फल, ये भी असत्य फल, ये भी असत्य फल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत। रॉबर्ट्स हुक कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट्स हुक नहीं दिया था, बाकी देखिए सब के सब सही है। लाइसोसोम डी डुबे दिया था बिल्कुल। इंसुलिन बेटिंग एंड बेस्ट दिया था बिल्कुल सही। रक्त परिसंचरण ये विलियम हर्वे दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग जल्दी से बताइए, हम बता देंगे तो इसके बारे में आपको क्या होगा, पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलेगी, बस एक ही जानिए। तब पर भी बता देते हैं, स्लाइडर और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किया था, और रॉबर्ट हुक जो है ये कोशिका का खोज किया था। याद रखिएगा, कोशिका का खोज किया था, इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग भी जाके खोजिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, और कमेंट करके जरूर बताइए सर कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है तो द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस का एटॉमिक नंबर जो है इसको, तो द्रव्यमान कितना है 36 माइनस का 17 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर निकलेगा वही हो जाएगा। 36 माइनस 17 19 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है? मतलब लोहे में जो जंग लगता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स उसमें ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता दोनों होती है। जो ऑप्शन बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। साथियों बताइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में अक्सर लड़का गलत करके आता है, इसीलिए आप लोग एक नज़र इसको देख के फास्ट में निकल जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ एडुटेरिया सेकंड सेट लाया है। थर्ड सेट में तो इससे भी लेवल अप किया है, आप लोग के साथ बहुत जल्द लेके आएंगे इसी टाइम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत चालन करने वाली अधिकांश द्रव्य अम्ल क्षारकों और डायस के विलयन होते हैं। बताइए विद्युत चालन जो होता है उसमें कौन कौन सा क्या क्या चीज़ का विलयन होता है? द्रव होता है, अम्लीय होता है, क्षार होता है, और उसके साथ क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसके साथ और होता है लवण भी उसका विलयन रहता है विद्युत चालन का। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है। ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है, याद रखिएगा डी। सीधा प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई मारते होंगे समस्थानिक तो ये गलत है, अपरूप है ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है, ध्यान में बैठा लीजिए, बहुत ज़्यादा सीधा रट जाइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है? मतलब निम्न मतलब कम है, किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे पेट्रोलियम का जो ज्वलन ताप है बहुत ज़्यादा कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है? इसमें से बताइए रेडियो आइसोटोप कौन है? तो सीधा याद रखिएगा VBI पहले हम कर दे रहे हैं, जो भी है फ्रेंड्स उनको VBI कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको देखिएगा। याद रखिएगा चर्म रोग में जो उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है उसका नाम है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए थोड़ा थोड़ा ही प्रश्न करते करते आपके पास 60 दिन के बाद इतना प्रश्न का संग्रह हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम का जीके में चाम फाड़ने के लिए तैयार रह जाइएगा। कोई भी एग्जाम में जीके में चाम फाड़ के रख दीजिएगा जीके का, समझे भाई? ये बोलने का लुतुक है, कोई गलत मत समझना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए वह कौन सा परिवर्तन है जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं? कौन सा परिवर्तन है? सबको पता होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी जो मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया जाता है, याद रखिएगा किस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य कौन थे? जल्दी बताइए, सदस्य पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं सदस्य उनके, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? आप लोग को पता होना चाहिए रीट कितना अनुच्छेद में है। आर्टिकल अनुच्छेद बताइए रीट का कितना है? 32 अनुच्छेद है। और इसमें कितने प्रकार का रीट है? तो याद रखिएगा 5 प्रकार का रीट है। तो उसमें से बताइए, कह रहा है कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। बताइए निजी स्वतंत्रता का एक आधार कौन है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे बिल्कुल सही, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य की नामित किया जाता है? बताइए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो भी मारे होंगे ए, राष्ट्रपति द्वारा याद रखिएगा जो है दोनों सदन में टोटल 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी डी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। पॉलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच पॉलिटी का भी वीडियो एक लेके आएंगे, बहुत सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप लोग जरूर जाके उसको देख लीजिएगा। अभी तो फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम बहुत अच्छा वीडियो क्वेश्चन लेके आपके पास आए हैं। जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसको जो पढ़ लिया उसको कभी नहीं, मतलब उस सब्जेक्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य है लेकिन वो राज्यसभा में भी बोल सकता है, लोकसभा में भी बोल सकता है? जल्दी बताइए, बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा में भी बोल सकता है और राज्यसभा में भी बोल सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया? पहले 60 वर्ष था, उसके बाद 62 वर्ष कर दिया गया है। किस अधिवेशन के तहत? बताइए जल्दी से, किस अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? आंसर करते जाइए। तो जो भी आंसर फ्रेंड्स 15वां संविधान संशोधन मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, देखिए क्या लिखा। भारत के महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करता है? बताइए, कह रहा है कि महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है किसके लिए एक मार्गदर्शन एवं एक मित्र के रूप में कार्य करता है? जल्दी बताते चलिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो भी मारेंगे उसका सही होगा, लोक उपकरण समिति में करता है। आप लोग अभी जस्ट बताइए कि महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। और एक साथ ही साथ ये बता दीजिएगा लोक उपकरण समिति में सदस्य की संख्या कितनी है? टोटल इसमें सदस्य कितना है ये भी बताइए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो याद रखिएगा कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। तो स्वच्छता स्थानीय संसाधन सरकार का मामला है। लोकोपयोगी सेवाएं जो वो भी स्थानीय सरकार का मामला है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी स्थानीय सरकार का मामला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? अजातशत्रु पूछ दिया है, एनिसेंट हिस्ट्री से है। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में एनिसेंट हिस्ट्री का एक एनसीईआरटी बेसिस पे आपको सेपरेट वहाँ पे 200-300 का क्वेश्चन का एक क्लास करा दिया गया। आप लोग उसको जाके देख लीजिए, इजी वे में समझ जाइएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगिएगा। तो याद रखिए अजातशत्रु जो था हर्यक वंश से था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? जल्दी बताइए, सेंड्रोकोटस का पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो याद जो भी मारे होंगे विलियम जोन्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बात है, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान की थी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था, तो याद सीधा रट जाइएगा, संस्थापक एगो पूछा जा रहा है, स्टार लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा न्यायदेव जो था कर्नाट वंश का संस्थापक था। न्यायदेव कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था। सीधा ही रट जाइए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दस्तुल
सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दस्त उल सफ़ा जो है ये किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था खैराती अस्पताल। उसका नाम क्या था खैराती अस्पताल का? दस्त उल सफ़ा, ये भी याद रखिएगा, दस्त उल सफ़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बी जो भी मारेंगे उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। एक है मिनाज उस सिराज जो है तबकात ए नासरी के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे आगे बस 75 प्रश्न हम लोगों को करना है, 53 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसी तरह आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सीधा रट जाइए, यही सब क्वेश्चन आता है और बहुत ही बेहतरीन सेट किया है एडुटेरिया। आगे देखिए क्या लिखा, दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? जल्दी बताइए, किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे दसवंत और बसावन? तो सीधा ये मेडिवल हिस्ट्री से पूछ दिया है, याद रखिएगा, अकबर के राजदरबारी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी बताते चलिए कौन संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट तो है ही, बाल गंगाधर तिलक तो सब जानते हैं, बस इस दोनों में कंफ्यूज करते होंगे। एम सुब्रमण्यम अय्यर ये बिल्कुल है, ये टी.एस. अलकाट जो है ये नहीं है। ये जो है बाल गंगाधर तिलक जब होम रूल का लीग का स्थापना किया था उस समय ये सचिव थे, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, इससे संबंधित टी.एस. अलकाट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे, किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये जलियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन करने के लिए लोग खड़ा हुए थे। आपको पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखिएगा 13, जल्दी बताइए, 13 भूल रहे हैं, 13 अप्रैल होगा कि जुलाई होगा? जल्दी बताइए। 13 अप्रैल, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इतना चीज़ याद रखिएगा। किसके वजह से वो वहाँ पे लोग का प्रदर्शन हुआ था? तो मतलब लोगों वहाँ पे जमाड़ा लगा दिया था। तो याद रखिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में वहाँ पे लोग क्या कर प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बताइए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखिए, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इतना याद रखिए, दोनों ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लिखा हुआ गांधी इरविन समझौता। सब कोई जानते हैं गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। वो गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी ने नहीं जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कोई गांधी जी को ले जाने के लिए गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था जिसके वजह से गांधी जी ने संविदा अवज्ञा आंदोलन को रोक भी दिए थे, फिर से उसने स्टार्ट भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? बताइए कौन सा वैज्ञानिक था जो बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सबसे पहले कोपरनिकस। सीधा रट जाइएगा, छोटा छोटा प्रश्न ही गलती होता है, रट जाइएगा। कोपरनिकस नहीं बोला था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ज़्यादा हम समय नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन तो बताते हुए जा रहे हैं। अगर डिटेल बताने लगे तो 1 से 1.5 घंटा का ये क्लास होने वाला है, इसीलिए आप लोग सीधा क्वेश्चन को ही रटिए। पहले क्वेश्चन एक बार रट लीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स मैसेज भी किए कि सर पूरा डिटेल में थोड़ा बहुत बताइए इसमें। तो फ्रेंड्स अगर मैं डिटेल में बताता हूं तो ज़रूर पहले आप लोग क्या कीजिए, 1-2 सेशन जो है आप लोग डिटेल में नहीं जाके क्वेश्चन को देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप यही क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए जाके, आखिर ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आता है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का कह रहा भाग नहीं है, तो याद रखिए क्षुद्र ग्रह तो है ही, धूमकेतु है ही, ग्रह है ही, तो न्यारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। सौरमंडल, हम लोग के सौरमंडल में पता है ना, सेंटर में कौन है? सन है। सेंट्रल में कौन है? सन है सेंट्रल में, और बाकी उसके बाद 8 गो ग्रह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो याद रखिए 8 गो ग्रह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 8 को गड़ा कर रहा है, और 4 को गड़ा इधर से, 4 को गड़ा इसी के बीच में, यहाँ पे क्षुद्र गड़ा है, डॉट 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 करके क्षुद्र गड़ा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, इशारा का सारा तो है लेकिन निहारिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, जल्दी बताइए, बड़ा दिन कब होता है सबसे। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सीधा रट जाइए, इंपॉर्टेंट है, VVI है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं इसको, तो रट जाइए, लिख लीजिए कॉपी में साइड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन है। ये है, पता है ना कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पे कन्याकुमारी। इसके सटी हुई पहाड़ी कौन है, जल्दी बताइए। तो इसकी सटी हुई जो पहाड़ी है वो नीलगिरी पहाड़ी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताइए कौन सा पहाड़ी है। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन सी। जो भी मार रहे हो नीलगिरी गलत है, मार लो ऑप्शन सी, जल्दी इसको रट ही जाना। ये कन्याकुमारी यहाँ पे है, और इसी के सटा हुआ यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ी। इसी को कहा जाता है इलायची की पहाड़ी, याद रखिएगा, कार्डमम की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। हिमालय के उस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए सतलज और काली, तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। क्या है, कुमायूं हिमालय। याद रखिए सतलज, सौफोर सतलज, कौफर काली, काली फोर कुमायूं हिमालय, शक के बीच में क है, कुमायूं हिमालय, ऐसे करके याद रखिएगा। फिर उसके बाद काली और तिस्ता के बीच में नॉर्मल इसी तरीके से बढ़ते जाएगा हर एक चीज़। बताइए पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में है, जल्दी बताइए। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है। तो याद रखिए सिंधु और सतलज के बीच में है, लिख दे रहा हूँ, सिंधु एवं सतलज के बीच में। और वहीं पे नेपाल हिमालय पूछा जाएगा तो नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में, काली और तिस्ता के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में, तो बीच में हैपन दे रहे, काली और तिस्ता के बीच में। फिर वहीं पे तुमसे पूछा जा रहा है असम हिमालय, असम हिमालय किसके किसके बीच में, तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है। तो इतना चीज़ आपको याद रखिए, चारों चीज़ को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको सिर्फ याद रखिएगा। और कुमायूं हिमालय कहाँ पे स्थित है पता है ना, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड में, यूके का मतलब याद रखिए उत्तराखंड है, ठीक ना। तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इसमें बहुत सारे चोटी भी है, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदीपूछ, ये सारे के सारे चोटी जो हैं यहीं पे कुमायूं हिमालय के ही चोटी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन है। सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा शहर, इसको बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। जो भी ऑप्शन सी माने होंगे, कानपुर, बहुते पटना मार के आ गया होगा, लेकिन कानपुर जो है सबसे बड़का शहर है गंगा नदी के किनारे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रट जाइए, अगर नहीं पता है तो रट जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी में तो पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, और मिनिकॉय द्वीप में भी पाई जाती है। पाई नहीं जाती है कहाँ पे, कैंपवे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एलिमिनेट करने वाला है, आप एलिमिनेट करके इसको इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, ये नीदरलैंड है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हो, पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जैसे ही के चैनल खोलिएगा, के जाके खोलिएगा तो आप लोग के प्लेलिस्ट वहाँ पे जाके खोलिएगा। प्लेलिस्ट में सबसे तीसरा नंबर पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को वीडियो दे दिया गया है, और बहुत ही कम समय में जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसको भी रिलेट करते हुए इतने अच्छे से उसको डिजाइन किया गया है जो आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ज़्यादा नहीं 2-3 वीडियो होगा, उसको जाके देख लीजिए, ज़्यादा नहीं 18-17 मिनट का वीडियो है और कुछ नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए टांसले साहब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के
संकल्पना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? धान का खेत जो है कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक घास स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों को सही क्रम में कहरा लिखने के लिए, सही क्रम में कहरा लिखने के लिए तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला वो भी बताए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करके वहाँ पे बताया गया है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो जो पहले आएगा घास, उसके बाद टिड्डा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताइए, प्रभाव कह रहा है क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव जो होता है घटते जाता है। मान लीजिए एगो एनर्जी से आप में फुल एनर्जी, आप दूसरे को दीजिएगा उससे कम एनर्जी जाएगा उसके पास, धीरे धीरे उसी तरीके से घटते जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ पाया जाता है? याद है ना जो हम लोग का साइंस वाला जो मतलब परीक्षण केंद्र है अंटार्कटिका में, तो जो भी आंसर ए मारे होंगे वहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ए आंसर बिल्कुल सही है। आपने मान लीजिए दक्षिणी गंगोत्री गंगा जी को, तो याद रखिएगा दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में है, रट जाइएगा सीधा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखिएगा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए रट जाइएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो एक ही को जनक माना जाता है, उसको एच.जे. भाभा को परमाणु ऊर्जा के जनक माना जाता है। 73 नंबर का जो भी आंसर होगा क्या होगा? डी होगा आंसर। एच.जे. भाभा को ही भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? जल्दी से बताइए, बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। और लगले हाथ भारत का लिंगानुपात याद रखिएगा 943 भारत का लिंगानुपात है। टोटल भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 943, बिहार का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 918 है। नेक्स्ट प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उससे पहले आपको बता देते हैं, इस चैनल पे हर एक चीज़ का, हर एक सेट का डिस्कशन करवाया जाएगा। आप लोग आके और एक चीज़ लंबा भी वीडियो बना दिया गया है, करंट अफेयर का पूरा वीडियो बना दिया गया है। एसपीडी का टोटल 812 प्रश्न हम लोग ने कवर किया है। 3 घंटा में ये वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग उसको क्या कीजिए, खाना बनाते वक्त या रास्ते में चलते वक्त हेडफोन लगा लीजिए, आराम से सुनते भी जाइएगा ना, तब पर भी ईजिली याद हो जाएगा। जाइए आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सर्च कीजिए एसपीडी करंट अफेयर, आप लोग को वहीं पर फर्स्ट डे में मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो किस देश से पूछा जा रहा है और इससे संबंधित क्या है? आप लोग से ये प्रश्न है, बताइए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है किससे संबंधित है? किस चीज़ों से संबंधित है? किस चीज़ से संबंधित है? आप लोग को ये आंसर करना है। जो भी पहला आंसर करेगा और इसके बारे में डिटेल से लिखेगा, जरूर है कि उसको हम टैग करेंगे और उसको उसके कमेंट में जरूर उसका नाम लेंगे, कमेंट में उसका नाम लेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कि किस देश से है? तो आपका आंसर हो जाएगा वो अमेरिका से थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आज हम लोग ने 75 क्वेश्चन आज के सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। जो अभी भी फिर भी इस परिवार के सदस्य बन जाइए, आप लोग बहुत जल्दी बन जाइए। जो भी नए सदस्य हैं इस परिवार के सदस्य बन जाइए, और सदस्य बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। राइट साइड में देखिए एक रेड सा कॉलम होगा, वो रेड कॉलम में सब्सक्राइब लिखा हो, उसको सब्सक्राइब कर दिए। साथ ही साथ एक बेल का आइकन होगा, उसको भी एक बार टिप कर दीजिएगा। तो क्या होगा, जो भी वीडियो आएगा ना आपके पास पहले पहुंच जाएगा। और आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार स्थिर से देख लीजिए, दोबारा आप लोग रिवीजन क्या कीजिएगा, कान में हेडफोन लगा के आराम से रिवीजन करते जाइएगा। सब वीडियो को रिवीजन कीजिएगा, मज़ा आने वाला है सेशन फ्रेंड। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में। जय हिंद, जय भारत।